तो अकॉर्डिंग टू एस 700 ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू फॉर्म एन ओपिनियन एंड एक्सप्रेस क्लियरली दिस ओपिनियन थ्रू ऑडिट रिपोर्ट। अब देखिए ओपिनियन एक्सप्रेस करने में कुछ नहीं होता है, वो तो ठीक है ऑडिट रिपोर्ट में हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे, मेन काम है ओपिनियन बनाने में। देखो ना दो काम है एज पर एस 700 ऑडिटर के, दो काम है, एक तो ओपिनियन बनाना और एक ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। ओपिनियन एक्सप्रेस करना मैंने कहा ना ये कोई बड़ा काम नहीं है ऑडिट रिपोर्ट में लिखना, वो कोई इज नॉट अ बिग डील। लेकिन मेन काम हमारा क्या होता है, कोई बात नहीं, मेन काम हमारा क्या होता है, मेन काम होता है ओपिनियन बनाना। अब याद करो चैप्टर नंबर 3 ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस का डेफिनेशन। ऑडिट एविडेंस मींस इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर टू रीच ऑन दोस कंक्लूजंस ऑन विच ओपिनियन इज बेस्ड। याद आया? तो आपने एविडेंसेस को यूज करके जो कंक्लूजन बनाए उन कंक्लूजन को इवैल्यूएट करके आपको ओपिनियन बनाना है, यह आपका ऑब्जेक्टिव है। समझ गया? दोबारा सुनो, जो एविडेंसेस आपने कलेक्ट करे, एसए 700 कहता है कि आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, एसए 700 ऑडिट का ऑब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि एसए 700 तो ऑडिट ओपिनियन की बात करेगा ना, वो तो सबकी बात नहीं करेगा। तो एसए 700 कहता है कि जो एविडेंसेस आपने कलेक्ट करे उन एविडेंसेस को यूज करके जो आपने कंक्लूजन बनाए उन कंक्लूजन्स को इवैल्यूएट करके आपको ऑडिट ओपिनियन बनानी है, राइट? और उस ओपिनियन को फिर एक्सप्रेस करना है थ्रू ऑडिट रिपोर्ट। अब ओपिनियन में दो चीजें, तो ओपिनियन बनाना और एक कंक्लूजन। कंक्लूजन तो वही रहेगा, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। देखो कंक्लूजन क्या है, ऑडिटर शेल कंक्लूड वेदर ही हैज ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट। और आपको कहा था हमने कि लेकिन हम इसको ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बना या नहीं बना। याद आया? बोला था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ आया नहीं आया, वो देखना होता है हमें। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बना या नहीं बना। ये तो कंक्लूजन है कि फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है या नहीं। ओपिनियन आपको क्या देना है, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एफआरएफ और नॉट। ये याद है आपको, चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने। इसीलिए ध्यान रखना चैप्टर 11 जब पढ़ने बैठो तब पहले एक बार चैप्टर नंबर 1 दोबारा एक नजर देख लेना, भले ही आपने रिवीजन में लिया हो फिर भी एक नजर आप शुरू वाला जो पेज है वो देख लेना। अब जब आपने ओपिनियन बनाया तो दो बातें होंगी, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ होंगे या तो नहीं होंगे। अगर है तो बात खत्म, फिर तो आप ओपिनियन दोगे अनमॉडिफाइड यानी क्लीन ओपिनियन। देखो दैट इज इफ यस दैट इज concludes that financial statements are prepared as per FRF, express unmodified opinion और clean opinion। लेकिन अगर वो as per FRF नहीं है तो इस केस में दो बातें होती है, या तो आपको एविडेंस ही नहीं मिले और आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे, या एविडेंस मिले और आपने कंक्लूड करा कि एज पर एफआरएफ नहीं है। दोनों ही केस में ओपिनियन जाएगा मॉडिफाइड, राइट? अब मॉडिफाइड में एक में जाता है डिस्क्लेमर, एक में नेगेटिव, एक जाएगा क्वालिफाइड। वो कैसे जाएगा हम आपको बाद में बताएंगे। सेकंड, जब आप कंक्लूजन बना रहे हो, नॉट ओपिनियन, कंक्लूजन। कौन सा कंक्लूजन? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है या नहीं। तब आप दो बातों का या तीन बातों का ध्यान रखिएगा। पहला, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस अवेलेबल हो, क्योंकि देखिए अगर वही अवेलेबल नहीं है तो कंक्लूजन नहीं बनेगा। चैप्टर 5 में कहा था आपको 3 में, हमारे लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं होना इज इक्वल्स टू एविडेंस नहीं होना, ये बराबर ही है। सेकेंड, अनकरेक्टेड, ये चैप्टर नंबर 4 में बताया था। मिस स्टेटमेंट्स जो आपको मिले, देखिए टेक्निकली तो हमारी कोई ड्यूटी नहीं है कि हम लोग मिस स्टेटमेंट्स के बारे में शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट को बताएं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट शेयर होल्डर को बताया, वो जो चाहे करें शेयर होल्डर बीओडी के साथ। ये हमारी कर्टसी होती है कि हम लोग आपको एरर बता देते हैं कि आप सही कर लो। अब एरर आपको बताया, काहे के लिए बताया? कि आप सही कर लो। आप अलग ही नखरे दिखा रहे हो। एक तो साले मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं, मुझे तुमको बताना नहीं था कि तुमने क्या एरर करा, फिर भी मैंने तुमको बताया, उसके बाद भी तुम सही नहीं कर रहे। अब सही नहीं करने का एक रीजन तो होता है जेन्युइन। मैनेजमेंट कह रहा है सर ये बहुत छोटी सी एरर है, इसको सही करूंगा उतने में तो अकाउंट पूरे बिगड़ जाएंगे, लेट इट कंटिन्यू, हम अगले साल में सही कर लेंगे। ये तो लॉजिकल है। एक आप बिना रीजन के सही नहीं कर रहे, इसका मतलब मैं क्या समझू कि शायद ये फ्रॉड है, जिसको आपने एरर की तरह प्रिटेंड करा था और अभी मैंने पकड़ लिया, आप सही करोगे तो पकड़ में आ जाओगे, इसीलिए आप नहीं सही कर रहे। तो हमने क्या बोला, अगर मैनेजमेंट ने मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट नहीं करा, यानी अनकरेक्टेड जो मिस स्टेटमेंट्स हैं, वो मटेरियल लिए ये लिख के दे दे मैनेजमेंट को हमने 15 मिस स्टेटमेंट्स बताए जो एरर है, 6 सही कर लिए, 9 सही नहीं करे,
तो मैनेजमेंट लिख के दे देना, नौ इसलिए सही नहीं करे क्योंकि ये मटेरियल नहीं है, मैं मान लूंगा। लेकिन अगर आप ये लिख के नहीं दोगे तो मैं क्या मानूंगा? तो हमने क्या बोला, जब आप ये कंक्लूड कर रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिला नहीं मिला, तब आप अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट मटेरियल तो नहीं है, ये इंश्योर कर लेना। नहीं समझ में आया? एंड लास्ट, कुछ इवैल्यूएशंस आपको करने हैं, वो इवैल्यूएशंस हम आपको बता रहे हैं, ये रहे कुछ जनरल इवैल्यूएशंस है। तो गोइंग टू टेल यू सम जनरल इवैल्यूएशंस, इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर इन मेकिंग ऑडिट रिपोर्ट। क्या क्या इवैल्यूएशंस है? पहला है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज, ये पूरे पॉइंट नंबर 1 से लेकर 4 में एक ही चीज की बात हो रही है, वो है अकाउंटिंग एस्टीमेट। ये कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट के दौरान ऐसे बहुत सारे आइटम्स होंगे जिन पे मैनेजमेंट ने एस्टिमेशन करा होगा, यानी अकाउंटिंग एस्टिमेशन। यानी आपके पास में कोई बिल नहीं होगा, कोई वाउचर नहीं होगा, तो ये एस्टिमेशन के आधार पे जब आप किसी आइटम को चेक करते हो, यानी जो ऑलरेडी एस्टिमेटेड है, उस समय आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। वो ध्यान रखने वाली बातें हम 4 आपको बता रहे हैं, जिसको इन्होंने नाम क्या दिया? इवैल्यूएशंस ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। मैं आपको दोबारा बताता हूं पढ़ क्या रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि जब आप कंक्लूजन बना रहे हो, कौन सा कंक्लूजन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है या नहीं, उस समय आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल चुके हैं, वो नहीं मिले तो आप कंक्लूड नहीं कर सकते। सेकंड, आपको जितने भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं जो आपने मैनेजमेंट को बताए, वो क्या है? मटेरियल नहीं है। और तीसरा, हमने कुछ एक जनरल इवैल्यूएशंस कर लिए हैं, ये तीनों हो जाएं उसके बाद ही आप कंक्लूजन बनाना, उससे पहले नहीं। एक चीज, अब इवैल्यूएशंस कौन से? 2 इवैल्यूएशंस है। पहला है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ये भी तो क्या ना, कुछ चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। 4 पॉइंट्स हैं, एक ही पॉइंट था कि जहां पे मैनेजमेंट ने एस्टिमेशन करा है, क्या करा है? एस्टिमेशन किसी भी आइटम का, उसमें हमारे को चेक करना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो कोई बिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास कुछ ज्यादा है नहीं करने के लिए, सो वी हैव टू बी मोर केयरफुल। तो उसको कैसे, उसको नाम क्या दिया? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अरे सीधा लिख देते यार, इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बाय मैनेजमेंट, ये ज्यादा आसान होता। आप अगर कोई 2-3 अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात कर रहे होते तो भी हम मान लेते कि आपने हेडिंग यूज करा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ऐसा तो था नहीं। खैर, देखिए कौन कौन सा है। पहला, मैनेजमेंट मेक्स अ नंबर ऑफ जजमेंट्स अबाउट अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेक्ट। एसेट 260 कंटेन्स अ डिस्कशन ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। यानी एसेट 260 में, क्योंकि एसेट 260 बेसिकली किस चीज के बारे में कम, और ये यहाँ पे एसेट 260 एंड 540 ऐसे 2 लिखने चाहिए थे। पहले आप 540 सुनो। 540 आपको ये बताता है कि जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उस समय अगर उसके सामने ऐसा कोई आइटम आए जिसका एस्टिमेशन हुआ है, अगर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और ऑडिट करते समय ऐसा कोई आइटम सामने है जिसका एस्टिमेशन हुआ है, यानी जिसका एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, तो उस आइटम को आपको कैसे चेक करना है, वो प्रोसीजर ऐसे 540 में दे रखा है। उसका नाम भी क्या है? ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब ऐसे 260 तो खाली ये बताता है कि आपको अगर ऑडिट करते समय कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी मिली, उसके बारे में पीसीजी को बताओ। हाँ, तो बता देंगे। तो ऐसे 260 contains a discussion of qualitative aspects of accounting practices, contain a discussion with PCG। अब मैं हटाता हूं 540। तो क्या बोले? क्यों पता होगा? जरूरी थोड़ी ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैनेजमेंट ने बनाया ना, पता नहीं उसने मैनेजमेंट ने पीसीजी को कम्युनिकेट करा नहीं करा, क्या पता, हो सकता है नहीं कराऊं। तो इट कंटेन्स अ डिस्कशन, ऐसे 260 क्या बताता है कि आप पीसीजी को बताओ, और ऐसे 540 आपको क्या बताता है कि आपको, देखो ऐसे 540 एड्रेसेस पॉसिबल मैनेजमेंट बायज इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट, क्योंकि ऐसे 540 ही आपको बताता है कि अकाउंटिंग एस्टीमेट की ऑडिट कैसे करनी। अब मात्र एक थर्ड पॉइंट है जिसको ध्यान से पढ़ना है। इन कंसीडरिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, द ऑडिटर मे बिकम अवेयर ऑफ पॉसिबल बायस बाय मैनेजमेंट जजमेंट, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट मे कॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटेरियली मिस स्टेटमेंट। सिंपल सा पॉइंट है, ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है तो पॉसिबल है कि मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेशंस करे हैं उनमें से किसी एस्टिमेशन में उसको बायसनेस नजर आ जाए, आएगा तो चेक करेंगे। और अब पेन लेके इस पूरे को काट दो। हाँ, अरे हाँ भाई, डर क्यों रहे हो? कुछ काम का नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इसके ऊपर। हाँ, लेफ्ट वाला स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर देखें। अब कुछ जनरल इवैल्यूएशन है,
वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेटली डिस्क्लोजेस सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्टेड एंड अप्लाइड। आपको चेक करना है क्या मैनेजमेंट ने जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करा, अप्लाई करा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है या नहीं। वेदर सेलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट विद एप्लीकेबल एफआरएफ और नॉट, ये आपको चेक करना है। वेदर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मेड बाय मैनेजमेंट आर रीजनेबल और नॉट। Whether information presented in the financial statement is relevant, reliable, comparable and understandable. Whether financial statement provides adequate disclosures to enable the intended users to understand the effect of material transactions and events on information conveyed in financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है या नहीं, ये जजमेंटल मैटर होता है। यहां ऑडिटर को जजमेंट लगाना पड़ेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाते हैं या नहीं, जो इंफॉर्मेशन लोगों को उस एंटिटी में हुए ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए चाहिए। यानी जिन इंफॉर्मेशन से यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ पाएगा वो सारी इंफॉर्मेशन गई या नहीं गई। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समरी जाती है पूरे साल भर की। आप कुछ एक ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको आप कभी कभी क्या मर्ज करके दिखा देते हो, राइट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अब उसमें मर्ज करके दिखाया आपने, हो सकता है उसमें कोई इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो कि शेयर होल्डर को अलग से दिखाई जानी चाहिए थी। ये बात ऑडिटर को लग रही है, समझे आप, तो ऑडिटर रिपोर्ट में बताएगा कि देयर इज सम मैटर व्हिच हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड बाय मैनेजमेंट टू द शेयर होल्डर्स प्रॉपर्ली, तो वो भी आप चेक करेंगे। एंड द लास्ट, द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट। घरे साले बेवकूफ, आपने गलती से बैलेंस शीट को राम एंड श्याम लिख दिया, तो पी एंड एल को सीता गीता लिख दिया, तो ऐसा मत करना, ठीक है, ऐसा नहीं करना। आप टर्मिनोलॉजी जो यूज करोगे वो सही करना। अरे पागल, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, वही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे ना। मैं नाम नाम कुछ लिख दूंगा क्या यार? कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने नगद खाता विवरण लिख दिया तो, या आपने रोकड़ा लिख दिया तो ऐसा मत कर देना, ये ऐसा कह रहे हैं। बस चैप्टर नंबर 7 में 11 में ऐसे 700 कंप्लीट हो गया, फॉर्मेट हो गया। अभी 705 और 706 पढ़ना है। एक बार के लिए हम क्लास को बंद कर रहे हैं, शायद इसी क्लास को दोबारा स्टार्ट करना है ना बेटा। अभी 3:30 पे दोबारा क्लास को ज्वाइन करना है। अभी एक बार हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि वो दोबारा से रीशेड्यूल्ड क्लास है। क्या बोले? ये आज का ही है ना शेड्यूल? उसमें तो नहीं है आपकी क्लास कहीं, उन्होंने उधर तो नहीं लगा दी? अरे बुला लेंगे, आईडी तो चेंज करनी पड़ेगी ना। एक मिनट, अभी उनकी वो वाली क्लास चल रही है ना, लेकिन एक बार बुला के लेकर आ। जाओ तुम लोग थोड़ा फटा उटा डाल करो। सुबह सुबह यार, नहीं नहीं, शाम को मैंने कर लिया कर लिया। टेस्ट क्या करना, मैं खाऊंगा ही सीधा। टेस्ट करना नहीं, खत्म नहीं करूंगा इसको मैं। नहीं नहीं, अरे मैं तो अभी लंच करके आया हूँ। सारे चटने वाले आइटम लाए तुम यार। हाँ ये वैसे बात भी ठीक है, चटर पटर ले। दीदी मतलब अपना ये तो ज्यादा हो गया, 14 साल का है और फिर छोटे अभी और इंटर में आ गए। साढ़े 3 क्लास दोबारा से रीसेट मिल जाएगा। साढ़े 3 इन्होंने क्लास 2 लगा रखी है अभी तो जेल टाइप की। अब जेल टाइप से दोनों मिलाकर है तो अलग लगी।
इसके आइडिया